ये छोटी सी फैमिली फॉरेस्ट के बीचों बीच शहर से बहुत ही ज्यादा दूरी पर रहती थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका नेचर पर से भरोसा ही उठ जाता है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अपनी प्यारी वाइफ एन और अपनी बेटी समर के साथ उस फॉरेस्ट में रहता था। वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया होता है जिस पर वो अपना जीवन यापन करते। अब इतने महीनों तक फॉरेस्ट में रहने के बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, यानी वो फॉरेस्ट में मौजूद जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे और सारे फ्रूट्स को कंज्यूम करके काफी हेल्दी रहते। लेकिन अब इस मॉडर्न जमाने में सरवाइव करने के लिए सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है, उन्हें पैसों की भी जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव वे निकाला था। दरअसल वो जिस भी जानवर को पकड़ते उनका मांस तो खा लेते, लेकिन उसके ऊपर की चमड़ी निकालकर वो शहर चली जाते उन्हें बेचने के लिए। उसके बदले उन्हें कुछ मनी मिल जाती और वो उससे ही कुछ दूसरी चीजें खरीदते। अब यहाँ फिलहाल जोसेफ ने अपनी वाइफ एन को कॉल किया कि वो शहर में जाकर बचे हुए जानवरों की चमड़ी बेच कर आ जाए। एन को पता था कि उसका हस्बैंड जोसेफ अपनी बेटी समर को लेकर हंटिंग करने गया है फॉरेस्ट के बीचों बीच। तो इसी वजह से एन जानवरों की चमड़ी लेकर निकल पड़ती है शहर की तरफ। यहाँ जोसेफ समर के साथ था और वो उसे सारी चीजें सिखाता है कि कैसे हंटिंग की जाती है, गन चलाने से लेकर चारों तरफ ट्रैप बिछाना जिससे कि जानवरों को पकड़ा जा सके। उन्होंने अब तक कई सारे जानवरों को पकड़ लिया था, लेकिन अपने बिछाए गए जाल पर नजर डालने पर पता चला कि उसमें जो जानवर फंसा था वो वहाँ से गायब हो चुका है और उसका थोड़े से ही पार्ट वहाँ बचे हुए हैं। अब ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये काम किसी दूसरे जानवर का हो सकता है। समर अपने फादर को ये कहने लगी कि शायद ये काम जंगली भेड़ियों का होगा। वो जरूर यहाँ पर इन जानवरों को सेंस करते हुए आ गए होंगे और फिर यहाँ से खाकर चले गए। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं ये तो हमें भी पता है, और जोसेफ को अपने फैमिली को एकदम सेफ रखना था क्योंकि ये फॉरेस्ट वाला इलाका है। यहाँ पर उन जंगली भेड़ियों की तरह और भी कई सारे खतरनाक जंगली जानवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात थी कि आज के दिन जोसेफ को उतने ज्यादा जानवर नहीं मिले होते। वो दोनों तो ये बात जानकर बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें ना तो कुछ खाना मिलेगा और ना ही उसकी चमड़ी निकालकर वो उसे बेच सकते हैं। दोनों बाप बेटी अब वापस आने लगे। दूसरी तरफ हमें शहर में एक शॉप के अंदर एन को दिखाया जाता है जो जानवरों की कलेक्ट की गई चमड़ी को बेचने के लिए आई थी। एन ने उसे सारी चीजें समझाई कि ये किन किन जानवरों की चमड़ियां हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई उन चमड़ियों के पैसे सुनकर। शॉपकीपर उन चमड़ियों के काफी कम पैसे दे रहा था। एन काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है क्योंकि इन्हीं चीजों के ऊपर उनका गुजारा होता है, बट शॉपकीपर ने साफ कह दिया कि ये सारी चमड़ी नॉर्मल एनिमल्स के हैं। अगर तुम्हें इसकी ज्यादा रकम चाहिए तो तुम्हें किसी अलग एनिमल को पकड़ना होगा, जैसे कि टाइगर, लायन या फिर लोमड़ी। अब यहाँ एन ये बात सुनकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि ये सारे जंगली जानवर हैं और ऐसे जानवर जो उनकी जान ले सकते हैं। छोटे से जानवर तक तो ठीक था जिससे कि ट्रैप से पकड़ा जा सकता है, पर ऐसे खतरनाक जानवरों को मारने के लिए तो पूरी मिलिट्री फोर्स लगती है। अब एन के पास उतने दिए गए पैसों को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे थे जिसमें कि जॉब ओपनिंग्स थी और कई सारे स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे। एन का ये सपना था कि वो फॉरेस्ट में रहना छोड़कर शहर में चले जाए और वो खुद जॉब करे जिससे उसे पैसे मिलेंगे। वो तो अपनी बेटी समर को काफी अच्छी खासी एजुकेशन देना चाहती थी जिससे उसकी लाइफ सिक्योर हो सके। घर पर आने के बाद एन और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है जब उसे ये पता चला कि जोसेफ और समर ने अपने ट्रैप्स की मदद से ज्यादा एनिमल्स को नहीं पकड़ा है। कम जानवरों का शिकार करना मतलब उन्हें खाने के लिए भी कम मांस मिलेंगे और उनकी चमड़ियां भी कम बिकेंगी। एन और जोसेफ तो यही डिस्कशन करने लग जाते हैं कि इस तरीके से तो वो बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि वो सरवाइव कर सके यहाँ इजीली। पर उन्हें नहीं पता था कि ये चीजें उन्हें उस तरफ लेकर जाएंगी जो नेचर के रूल्स के एकदम खिलाफ है। एन तो अब यहाँ जोसेफ को बहुत ज्यादा डांटने लगी होती है, इसीलिए उसने अपनी बेटी समर को वहाँ से जाने के लिए कहा। शायद एन बेटी के सामने जोसेफ को बेइज्जत नहीं होते हुए देखना चाहती। यहाँ एन ने जोसेफ से साफ क्लियर कर दिया कि एक जानवर ही है जिससे वो अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। अगर वो सब वो भी अच्छे से नहीं कर पाए तो उनका जीना यहाँ पर नामुमकिन होगा। लेकिन इस समय इससे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जंगली भेड़िए यहाँ पर आ क्यों रहे हैं। जोसेफ तो ये साफ कह देता है कि शायद आसपास कुछ मांस के टुकड़े गिरे होने की वजह से वो यहाँ आ गए। उसे पता था कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और अगर उन्हें छोटे मोटे जानवर चाहिए तो वो खुद ही मार देंगे। तो कहीं ना कहीं एन को शक हो रहा था कि वो सारे भेड़ियों का ग्रुप कहीं उनके पीछे तो नहीं पड़ा है। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है उनकी जान बहुत ज्यादा खतरे में हो जाए। पर यहाँ जोसेफ इस कंडीशन को बिल्कुल भी सीरियस लेता ही नहीं और कहता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, हमें और ज्यादा जानवरों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इन बेकार की फालतू चीजों पर। अब एन तो जोसेफ के सामने एक ब्राउचर रखती है जो शहर में मौजूद कई सारे जॉब ओपनिंग्स और स्कूल का था। एन ने जोसेफ से
क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे, बाकी सारे सिटीजन शहर में रहते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए वहाँ जाकर कोई अच्छी जॉब लेने का और अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने का। लेकिन जोसेफ एन की किसी भी बातों को इंटरटेन नहीं करता। वो तो एन से ये प्रॉमिस करने लगा कि कल सुबह वो जाएगा और उस जंगली भेड़ियों को पकड़ कर लेकर आएगा। उसने अपने पास मौजूद बहुत सारे हथियार को काफी एडवांस बना दिया है, यानी कि वो बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से पकड़ सकती है। जोसेफ ने तो अपनी बातें रखकर एन की बातों को इग्नोर कर दिया था, यानी वो शहर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और यहीं अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहता है। दोनों में इसी बातों पर काफी डिस्कशन चल रही थी और रात होने पर भी एन जोसेफ को बार बार टोकते रहती है। एन तो अब जोसेफ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि शुरुआत में तुम जब फॉरेस्ट में रहना चाहते थे तो वो भी तुम्हारे साथ आई। एन ने इस पूरी लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया और अब इसी जगह पर रहती है, लेकिन एन नहीं चाहती कि उसकी आने वाली जनरेशन और उसके खुद की बेटी समर, जिसके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है, उसकी लाइफ भी उनकी ही जैसे इस फॉरेस्ट में अकेली बीते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन शहर जाना ही होगा। जोसेफ ने एन को ये बात क्लियर कर दी कि हमें ज्यादा कुछ स्किल्स आते नहीं है, हमें सिर्फ शिकार करना आता है जिसे कि हम बखूबी निभा रहे हैं, और उसके हिसाब से उसकी आने वाली हर एक जनरेशन ऐसे ही जिएगी और फॉरेस्ट के बीचों बीच रहेगी। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है उन सारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने के बजाय। एन जोसेफ के साथ हुई डिस्कशन से हार चुकी थी और अब सुबह होने पर जोसेफ निकल पड़ता है शिकार के लिए। कोई नॉर्मल जानवर का शिकार नहीं, बल्कि खतरनाक भेड़ियों का शिकार। जोसेफ जब वहाँ से आगे बढ़ रहा था तो उसकी बेटी समर भी साथ में चलने के इंसिस्ट करती है, तो अब जोसेफ कैसे मना कर सकता था। वो समर को भी लेकर वहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद जब ये सारी चीजें एन को पता चलती है तो वो थोड़ा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि भेड़ियों का शिकार करना काफी मुश्किल होता है और अब इस खतरनाक हंटिंग में जोसेफ अपनी बेटी को साथ लेकर गया। पर रेडियो पर बात करने के बाद जोसेफ ने उसे क्लियर कर दिया कि जैसे उसे भेड़ियों के आसपास होने का पता चलेगा तो वो अपनी बेटी समर को वापस घर पर रवाना कर देगा। एन इससे बिल्कुल भी सहमत तो नहीं थी, लेकिन अब वो जा चुके थे तो वो कुछ कर भी नहीं सकती। कई देर तक जोसेफ और समर आगे बढ़ते ही रहते हैं भेड़ियों की तलाश में, पर आखिरकार उन्हें कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिससे ये कंफर्म होता था कि आसपास भेड़िए मौजूद हैं। वहाँ पर उनके कुछ पैरों के निशान और बॉडी वेस्ट मौजूद थे, जो पूरी तरीके से क्लियर करते हैं कि यहाँ एक भेड़िया नहीं बल्कि भेड़ियों के ग्रुप्स मौजूद हैं। जोसेफ ने तुरंत ही अपनी बेटी समर को वापस घर पर जाने के लिए रवाना कर दिया और अब शायद जोसेफ की लाइफ की असली हंटिंग स्टार्ट होने वाली थी, यानी वो भेड़ियों को पकड़ेगा। पता नहीं वो इस पूरे प्रोसेस में जिंदा रह भी पाएगा कि नहीं, लेकिन हम जोसेफ और उसकी पूरी फैमिली की सरवाइव करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब यहाँ समर जब अपने घर की तरफ बढ़ रही थी तो उसे रास्ते में कई सारी आवाजें आती हैं। समर के पास भी प्रोटेक्शन के लिए गन मौजूद थी, तो वो उसे सामने रखकर आगे बढ़ने लगी। समर यहाँ भले ही घर जाने का रास्ता जानती थी, लेकिन अगर उसके सामने कोई जंगली जानवर आ गया तो वो उससे अकेले नहीं लड़ सकती। दूसरी तरफ एन भी पानी भरने के लिए फॉरेस्ट के अंदर गई थी और वापस निकल रही होती है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तुरंत ही उसके पास से गुजरा है। एन अब पहले से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो भी एक कोने में छुप जाती है। यहाँ जोसेफ जो कि लगातार घात लगाए बैठा था, लकीली उसे एक भेड़िया दिख जाता है। उसने अपनी गन उठाई और सीधा शूट करने का ट्राई किया उस भेड़िए के ऊपर। गोली चलने की आवाज दूर फॉरेस्ट तक सुनाई दे रही थी, जिसे समर ने भी सेंस कर लिया था। उसे ऐसा लगा कि शायद उसके फादर जोसेफ ने उस भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी अपने फादर द्वारा कहे गई चीजों को उसे फॉलो करना होगा, यानी उसे घर पहुंचना है। तीनों के तीनों फैमिली मेंबर्स अभी भी फॉरेस्ट में मौजूद थे और उन्हें पता नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। यहाँ जोसेफ अब उस घायल लोमड़ी को फॉलो करने लगा जिसे गोली लगी थी। वो जैसे ही उस स्पॉट के ऊपर पहुंचता है तभी वो एकदम दंग रह गया, क्योंकि वो घायल भेड़िया वहाँ से कहीं दूर जा चुका होता है और उस जगह पर कुछ अनजान चीज थी। वहाँ पर किसी इंसान का कटा हुआ हाथ गिरा हुआ था, जिसे कुछ समय पहले वही भेड़िया खा रहा होता है। जोसेफ इतना खौफनाक नजारा देख नहीं पाता और उसे समझता नहीं कि ये किसने किया होगा। उसी जगह से उसे बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आने लगी थी, जो किसी सड़े हुए मांस की होती है। जोसेफ अब अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो एक ओपन फील्ड में पहुंचा तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स और कई नवजात लड़कियों की बॉडी पड़ी हुई थी। वो सब बुरी तरीके से मर चुकी होती हैं और समझ नहीं आता कि इन्हें किसने मारा होगा। जोसेफ के मन में ख्याल आने लगे कि ये काम उन भेड़ियों की झुंड का तो नहीं हो सकता। इस तरीके से कोई भी जानवर इंसानों को तो नहीं मार सकता। तो इसीलिए यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि कोई एक ऐसा हंटर है जो इन सारी लड़कियों को मारकर यहाँ पर जमा कर रहा है। लड़कियों की बॉडी पर कोई भी ज्यादा चोट के निशान नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ उनकी इंटरनल इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और ऐसा भी लग रहा था कि जो हंटर इन लड़कियों को पकड़ता है वो सबसे पहले इन्हें टॉर्चर करता है। ये देखकर जोसेफ को अपनी वाइफ और बेटी की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो भी तो अकेली हैं। अगर वो खतरनाक हंटर उन्हें भी पकड़ लेगा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन
जोसेफ ने डिसाइड किया कि वो इन अनजान चीजों के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताएगा, इससे वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो सकते थे और फिर उसकी वाइफ एन यहाँ से जाने के लिए कहेगी। जोसेफ का दिल इस पूरे फॉरेस्ट से जुड़ चुका था और उसे चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े वो यहाँ से जाएगा नहीं। पूरे राज को अपने मन में बिठाकर घर पर पहुंच जाता है और एकदम नॉर्मल रहने का डिसाइड करता है। लेकिन एन कहीं न कहीं जोसेफ के बिहेवियर को देखकर समझ गई कि ये कुछ छुपा रहा है। समर भी घर पर पहुंच चुकी थी और वो रात भर अच्छी तरीके से सोते। सुबह होने पर जब एन कमरे में आई तो वो जोसेफ को नहीं देख रही थी। जोसेफ वहाँ से गायब था और फॉरेस्ट में कहीं गया होता है। एक्चुअल में वो कहीं शिकार करने नहीं बल्कि वही स्पॉट पर गया जहाँ कई सारी डेड बॉडीज रखी गई थी। रेडियो पर जब एन जोसेफ से बात करती है तो वो साफ झूठ कह दे रहा था कि वो शिकार करने गया है भेड़ियों का, जबकि जोसेफ ने एक डार्क रियलिटी अपने सामने रखी हुई थी। धीरे धीरे जोसेफ के दिमाग की उलझन एकदम से बढ़ती जाती है कि आखिर ऐसा फॉरेस्ट में कौन है जो अचानक से इतनी सारी लड़कियों का कत्ल करने लगा है। किसी भी हालत में जोसेफ को उस कातिल का पता लगाना ही होगा क्योंकि उसकी भी फैमिली खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि उसकी भी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। अब अपने घर पर जोसेफ के ना रहने पर एन समर के साथ बाहर चली गई कुछ पानी भरने के लिए। वो इसी तरीके से नेचर के मजे लिया करते और अपना जीवन व्यतीत करते थे। एन तो अपने काम में बिजी थी, लेकिन समर ये नोटिस करती है कि उसका पालतू कुत्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर गई अपने कुत्ते को आवाज देते हुए। थोड़ी देर तक जाने के बाद उसे कोई मिलता तो नहीं, लेकिन सामने की तरफ वो भेड़िया खड़ा हुआ था। भेड़िया समर को देखकर तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। समर जोर से चिल्लाते हुए अपनी मदर एन के पास जाकर छुप जाती है। अब एन को पता था कि ये भेड़िया कितना खतरनाक हो सकता है। वो एक ही बार में उन पर झपट्टा मार के उन्हें खत्म कर सकता था। अब एन को बिल्कुल नहीं समझता कि इस भेड़िए से बचा कैसे जाए। तो अगर इस खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाए और हमारे सामने एक खतरनाक भेड़िया मौजूद हो जो हम पर हमला करके पूरी तरीके से खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये नहीं दिखाना है कि हम उस भेड़िए से डर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, भेड़िया हमसे साइज में छोटा ही होता है। और पूरे एनिमल किंगडम में देखा जाए तो बड़े बड़े जानवर अपने से छोटे जानवरों को डोमिनेट करते हैं। वो अपने साइज को बड़ा दिखाते थे या फिर कुछ ऐसा करते कि सामने वाला शिकारी डर कर भाग जाए। तो हम इंसानों को भी एनिमल किंगडम्स के रूल्स के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें उस भेड़िए को डराना है तो हमें अपना साइज बड़ा दिखाना होगा या फिर कुछ ऐसी जोर से आवाज करनी होगी जिससे वो भेड़िया डर कर भाग जाए। अब इसमें कई सारी चीजें हम अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं कि कोई जलती हुई मशाल हम भेड़िए की तरफ मारे। ऑब्वियस बात है कि हर जानवर आग से बहुत ज्यादा डरता है, या फिर अगर कोई भी ऑप्शन ना दिखाई दे तो पानी के अंदर कूद जाना चाहिए। भेड़िए और कुत्ते भले ही स्विमिंग में माहिर हो, लेकिन भेड़िए जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं वो पानी के अंदर ज्यादा जाना प्रेफर नहीं करते थे। अगर हम पानी के एकदम बीचों बीच चले जाएं तो उनसे बचा जा सकता है। पर यहाँ एन ने अपनी बेटी समर को बचाने के लिए भी उन्हीं प्लान में से एक चूज किया, यानी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि वो भेड़िया भाग जाए। बेचारा भेड़िया एन की आवाज सुनकर सच में डर जाता है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग गया। उसकी बेटी को जरा भी कुछ भी तकलीफ ना हो इसीलिए एन तुरंत ही समर को लेकर वहाँ से घर की तरफ जाने लगी। पर प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उनका कुत्ता बाहर ही रह चुका है। वो अंदर तो आना चाहता था लेकिन फॉरेस्ट में वो कहीं गुम हो गया। एन अब अपनी बेटी समर को फॉरेस्ट के घर के अंदर लाने के बाद ट्राई करती है बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते को ढूंढने का। वो लगातार आवाज दे रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर थोड़ी ही देर में उसे आखिरकार उसका कुत्ता मिलता है, लेकिन मरी हुई हालत में। ऑब्वियस बात है कि उस भेड़िए ने उसके कुत्ते को मार दिया है। एन बहुत ही ज्यादा दुखी होकर अपने पालतू कुत्ते को हाथ लगाती है क्योंकि वो कई सालों से उनकी फैमिली के साथ रहता था। खास करके उसकी बेटी समर अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। अगर उसे पता चलेगा कि उसका कुत्ता मर चुका है तो उसे बहुत दुख होगा। इसीलिए एन जब अपने घर पर पहुंचती है तो उसने अपनी बेटी समर से ये झूठ कह दिया कि उसका पालतू कुत्ता अभी तक मिला नहीं है। कुछ समय तक वो और ज्यादा फॉरेस्ट में ढूंढेंगे उसके कुत्ते को, जो कि जरूर उनके पास वापस आ जाएगा। एन ने ये भी झूठ कहा कि उसने कुत्ते के बारे में जोसेफ को बता दिया। उसके फादर तो कंफर्मली ट्राई करेंगे ही अपने पालतू कुत्ते को ढूंढने का। समर इन बातों को सच मान लेती है और वहीं पर सो जाती है। ये रात एन और जोसेफ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने तो मौत को एकदम क्लोजली देखा था और लकीली उससे बच भी गए, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होने वाला है। उनका सामना फॉर श्योर ऐसी एंटिटी से होने वाला था जिसकी वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ सुबह हो जाती है और एन लगातार अपने हस्बैंड जोसेफ को कॉल कर रही थी, लेकिन ये पता ही नहीं होता कि जोसेफ कहाँ पर चला गया है। वो एक दिन से घर पर वापस ही नहीं आया। एन को जोसेफ की काफी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो समर को लेकर फॉरेस्ट में चली जाती है उसे आवाज लगाने के लिए। लेकिन सामने की तरफ कुछ ऐसी चीजें गिरी होती हैं जिसमें से एक अंगूठी मौजूद थी। एन को लगा कि ये अंगूठी जरूर किसी इंसान की होगी जो यहाँ आकर फंस चुका है, तो इसीलिए बेचारी एन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है इसकी कंप्लेन लिखाने के लिए। अब हमें उन सारे पुलिस ऑफिसर का एक हेड मेंबर दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से स्टेशन ही आ रहा था, पर रास्ते में उसे साइड की तरफ एक कार दिखाई दी जो कि रुकी हुई थी। अब ये कार किसकी है और कौन इसे छोड़कर चला गया है उसे नहीं समझता। हेड मेंबर उसे छोड़कर अपने ऑफिस में चला आता है।
है। उसने सामने की तरफ एन को देखा जो कि फीमेल ऑफिसर को सारी बातें बता रही थी, लेकिन उन ऑफिसर्स ने साफ कह दिया कि जो इलाके के बारे में वो बात कर रही है उसमें वो पेट्रोलिंग नहीं करते और यहाँ पर बात है उस भेड़िए की यानी जंगली जानवर की, तो वो जानवर पर किसी भी तरीके से कार्यवाही तो नहीं कर सकते। उनका नेचर है शिकार करना, तो वो अपने नेचर के हिसाब से ही काम करेंगे। एन तो उनसे रिक्वेस्ट करते ही रह गई, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपनी बेटी के पास आने लग जाती है। एन ने अपनी बेटी समर को बिना बताए अपने मरे हुए कुत्ते को दफना दिया और एक मरे हुए हिरन की बॉडी अपने घर पर लेकर आ गई। कितने दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, तो उस हिरन के मांस को वो पकाकर खा भी लेते हैं। अभी भी जोसेफ का कुछ पता नहीं था कि वो सही सलामत है भी कि नहीं। इसी फिक्र में दोनों ही बैठे हुए थे अपने घर के अंदर। रात के समय तो बाहर निकलना भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन अचानक एन की रेडियो पर किसी के सिग्नल आने लगे और एकदम ब्रेकेबल आवाज में वहाँ पर कुछ चीजें सुनाई दे रही थी। एन ने काफी कोशिश की उस सिग्नल को कनेक्ट करने की, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। अगले ही मोमेंट में पता चला कि बाहर की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। एन अपनी बेटी समर को लेकर वहाँ पर जाने लगी और ये नोटिस करती है कि उस जगह पर एक घायल आदमी मौजूद है जो उनसे मदद के लिए भीख मांग रहा था। अब इंसानियत के नाते एन उस आदमी को पकड़ती है और अपनी बेटी समर को अंदर जाने के लिए कहती है। एन ने घायल पड़े हुए उस आदमी को घर में लाया और उसकी अच्छी तरीके से देख रेख करने लगी। उस आदमी के पास तो कुछ फोटोग्राफी के सामान के साथ साथ एक रेडियो भी मौजूद था। समर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन कैसे भी करके वो उस रात को गुजार लेते हैं। सुबह होने पर समर जब उस अनजान आदमी के पास जा रही थी तो सामने की तरफ उसका रेडियो पड़ा हुआ था। वो जब उसे देखने लगी तो पता चला कि वो अनजान आदमी जाग चुका है। समर काफी ज्यादा डरकर अपनी मदर के पास जाके उससे जगा देती है। एन तो अब उस आदमी से आकर बातचीत करने लगी और वो अपना नाम लियो बताता है। उसे मल्टीपल जगहों पर चोट लगी होती है, तो वो उसके घाव को भरने लगी थी। पर यहाँ समर को नहीं समझ में आ रहा था कि एक अनजान आदमी की सेवा वो क्यों कर रही है, जबकि उसके फादर ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किसी भी अजनबी पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन एन अपनी बेटी को साफ कह देती है कि उसे मदद की जरूरत है। अगर जोसेफ भी इस कंडीशन में होते तो वो जरूर इसकी मदद करते। लियो से यहाँ थोड़ी देर बात करने के बाद वो बताना स्टार्ट करता है कि वो एक फोटोग्राफर है। वो अलग अलग जगहों पर जाकर नेचर की फोटोग्राफ्स खींचता है, लेकिन इस फॉरेस्ट के अंदर उसकी गाड़ी खराब हो गई और जब वो मदद के लिए अंदर आया तो उसके ऊपर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया था। वो क्या थी उसे कुछ नहीं समझता, लेकिन इस वजह से लियो को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। एन और समर सोचने लगे कि शायद वो भेड़िया ही होगा जिसने उस पर हमला करके उसे घायल किया होगा, लेकिन ये चीजें वो अभी भी लियो को नहीं बताते। लियो को वो कुछ खाने के लिए देते हैं ताकि वो थोड़ा सा तंदुरुस्त रहे। लियो ने तो एन को सब कुछ बता दिया था और अब देखकर उसे लग रहा होता है कि उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। लियो के बॉडी पर जो चोटें आई हैं वो यहाँ पर तो ठीक नहीं हो सकती, पर यहाँ उन्हें डर इस बात का भी था कि कहीं फॉरेस्ट के अंदर जाते दौरान उन्हें कहीं वो भेड़िया ना मिल जाए। फिर भी एन और समर एक बार ट्राई करते हैं लियो को वहाँ से लेकर जाने का। लियो के पैर में भी काफी ज्यादा जख्म मौजूद थे, जिससे कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा था। तो जब लियो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, जिससे कि लियो को वापस घर के अंदर ही लाना पड़ा। इन चीजों के बीच एन अभी भी परेशान थी अपने हस्बैंड के लिए। वो वापस अभी तक नहीं आया होता और ना ही उसने रेडियो पर कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। एन के मन में तो गलत गलत ख्याल आने लगे थे कि उसका हस्बैंड जिंदा भी होगा कि नहीं। हमें अब दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसके पास कई सारे केसेस आ रहे थे। उन सारी चीजों में कई लड़कियों के गायब होने के ही केसेस दर्ज किए गए थे। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर को ये नहीं समझ में आ रहा था कि फॉरेस्ट में वो कार किसकी है। कहीं वो कार जिसकी है वही आदमी तो नहीं जो इन सारी लड़कियों को किडनैप कर रहा है। उस पुलिस ऑफिसर को ये सहन नहीं हुआ, इसीलिए तुरंत ही वो उस कार के पास चला आया थोड़ी छानबीन करने के लिए। वो तो कार के नंबर नोट कर लेता है और जल्द से जल्द उसके टायर का पीछा करते हुए अंदर जाता है। अंदर की तरफ उसे सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, पर अगले ही मोमेंट में अचानक उसका पैर किसी जाल के अंदर फंस जाता है। ये ट्रैप ऑब्वियस बात है कि जोसेफ या फिर एन ने लगाया होगा जानवरों को पकड़ने के लिए, बट फिलहाल के लिए वो पुलिस ऑफिसर उसके अंदर फंस चुका है और चिल्लाते जा रहा है। वो तो निकलने की भी कोशिश कर रहा था, पर उस जगह पर और भी ज्यादा जाल मौजूद थे। वो तो फंसता चला गया और उसकी चोट तो बढ़ती जा रही थी। एन को पुलिस ऑफिसर के बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ यही प्रे कर रही थी कि उसका हस्बैंड जोसेफ वापस आ जाए। अब यहाँ पूरा एक दिन बीत चुका था और हमें वो फीमेल पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो अपने कलीग के डेस्क पर आकर देख रही थी कि उसकी वाइफ का मैसेज आया है। वो ये बोल रही होती है कि उसका हस्बैंड एक दिन से घर पर नहीं लौटा है। फीमेल पुलिस ऑफिसर अपने कलीग के लिए थोड़ा चिंतित हो गई, इसीलिए वो अपनी कार लेकर सीधा फॉरेस्ट वाले इलाके में चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। सुबह होने पर भी एन फॉरेस्ट में कई देर तक
तक घूमती और अपने हस्बैंड के रेडियो सिग्नल्स का वेट करती। रास्ते में उसे ट्रैप के अंदर एक खरगोश फंसा हुआ मिलता है, जिसे ऑब्वियसली उसे मारना पड़ा ताकि वो अपनी और अपनी बेटी का पेट भर सके। इस समय एन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो ये चीजें नहीं करना चाहती, पर उन्हें यहाँ जिंदा रहने के लिए दूसरे छोटे एनिमल पर निर्भर रहना ही होगा। अब यहाँ उसे मारने के बाद एन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज थी किसी रेडियो की, जो कि थोड़े ही दूर से आ रही होती है। एन तुरंत ही उसका पीछा करते हुए जब वहाँ पहुँचती है तो वो एकदम दंग रह गई, क्योंकि उस जगह पर उसके हस्बैंड जोसेफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पास जाके देखने पर पता चला कि जोसेफ के सर पर हमला किया गया, और ये हमला किसी भी जानवर का तो नहीं लग रहा। एन अपने हस्बैंड को इस हालत में देखकर बहुत ही रोने लग जाती है और ये समझ गई कि इसलिए जोसेफ रिप्लाई नहीं दे रहा था, और हो सकता है कि ये वही हंटर होगा जिसके बारे में जोसेफ बात किया करता था। यानी जोसेफ ने इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को इसका क्लू दिया था कि जानवरों के साथ इस फॉरेस्ट में एक हंटर भी मौजूद है। और टेक्निकली देखा जाए तो इस पूरे फॉरेस्ट में उन्हें ल्यू ही एक एक्स्ट्रा आदमी मिला है जो यहाँ रहता है। यानी कहीं न कहीं एन को ल्यू के ऊपर शक हो जाता है कि वही तो असली कातिल नहीं है। शॉकिंग बात ये थी कि वो ल्यू को अपनी बेटी समर के साथ घर पर अकेला छोड़कर आई है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है अपनी बेटी के लिए। एन तुरंत ही वहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी ताकि वो समर को बचा ले। यहाँ दूसरी तरफ वो फीमेल ऑफिसर भी फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी अपने कलीग को ढूंढने के लिए। अभी भी वो मेल ऑफिसर वहाँ जाल में फंसा हुआ था और उसे कार की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी लोकेशन बताने के लिए तुरंत ही अपने हाथ में रखी गई गन को फायर कर देता है। फीमेल ऑफिसर ने उस गन शॉट को सुन लिया था, इसीलिए वो उसे फॉलो करते हुए वहाँ तक आखिरकार पहुंच ही गई। लेकिन उसने देखा कि उसका वो मेल कलीग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। फीमेल ऑफिसर ने तुरंत ही कॉल करके अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स की फोर्सेस को बुलाया ताकि वो मदद करे। अब यहाँ एन कैसे भी करके अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और गन सामने रखकर ये इंश्योर करती है कि उसकी बेटी सही सलामत है कि नहीं। अच्छी बात हुई कि समर अपने कमरे में सो रही होती है, पर कहीं भी उसे ल्यू दिखाई नहीं दे रहा होता, जो सबसे डराने वाली वजह है। एन जब पूरे घर में घूम रही होती है तभी ल्यू दरवाजे के पीछे दिखाई दिया, जो उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। एन उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ल्यू ने उसे काफी ज्यादा मारा। गन की आवाज सुनकर तो तुरंत ही समर भी उठ गई और वो चिल्लाने लगी कि मेरी मदर को छोड़ दो। ल्यू तो अब यहाँ काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और उसने एन को मारकर बेहोश कर दिया। यानी अब वो उन सभी के साथ भी वही करने वाला है जो बाकी लड़कियों के साथ किया था। फीमेल ऑफिसर के सभी साथी आ जाते हैं और उस मेल ऑफिसर को बचा लेते हैं, पर उसका काफी ज्यादा खून निकलने की वजह से वो वहीं पर मर गया। अब फीमेल ऑफिसर और बाकी लोग उन्हीं जाल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं इसका रीजन पता करने के लिए। यहाँ एन को जब होश आता है तो ल्यू उससे साफ कहने लगा कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे बीच में आया था, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपना खोया हुआ काम कर रहा था, तो मैंने जोसेफ को मार दिया और अब बारी है तुम्हारी। एन अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पर चली गई है, पर ल्यू उसे छोड़ता नहीं, इसीलिए एन ने एक जाल उठाया और उसके मुंह पर मार दिया। ल्यू को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और एन सबसे पहले निकलकर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। बेचारी एक कमरे में जैसे ही पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ल्यू ने एन की बेटी समर को मार दिया था और उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी थी। यानी इससे तो सारी ही बात क्लियर हो गई कि ल्यू ही वो साइको आदमी है जो आज तक इतने सारे कत्ल करता आ रहा है। इसका रीजन क्या है किसी को नहीं पता, पर यह बात कंफर्म थी कि एन की बेटी और हस्बैंड दोनों ही मर चुके हैं। एन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अब बदला लेने का डिसाइड किया। ल्यू जो पहले से घायल होता है उसे उसने बांध दिया और लटका दिया होता है। अब यहाँ पर हमें एक अलग ही एन दिखाई दे रही थी। इस एन के चेहरे पर इतनी ज्यादा गुस्सा और बदले की आग होती है कि वो नुकीले वेपन लेकर लटके हुए ल्यू की बॉडी को काटने लगी। सालों तक इस फॉरेस्ट में रहने के बाद वो जानवरों की बॉडी काटने में माहिर हो चुकी होती है और इस समय तो वो किसी इंसान या फिर जानवरों की बॉडी में फर्क नहीं ढूंढ रही थी। सीधा उसने ल्यू पर हमला किया और उसे चोट पहुंचाने लगी। कुछ देर बाद ऐसा लग रहा था कि ल्यू कोई इंसान है ही नहीं, उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स पहचान में ही नहीं आ पा रहे थे। अगले मोमेंट में सारे पुलिस ऑफिसर्स को जब आवाज सुनाई दी तो वो उस घर को घेर लेते हैं। जो भी अंदर है बाहर आ जाओ, ऐसा उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर में ही एन चाकू लेकर सामने आती है और एक ऑर्गन को बाहर फेंकती है। कई पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर पहुंचे और उन्होंने देखा ल्यू की इतनी बुरी हालत जो कोई भी अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकता था। उसकी जान अभी भी बाकी थी, लेकिन कुछ ही देर के लिए। बेचारी एन बाहर बैठकर कूट कूट कर रोने लगी। एक ही झटके में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी होती है। पता नहीं वो आगे जाकर अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करेगी एकदम अकेली। लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि उसने अपना बदला ले लिया। पर क्या ये करना सही था? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।